हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQIAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे और स्वागत है आपका हमारी MCQ सीरीज जिसका नाम है मिशन IAS प्री 2024। आपको पता है कि सीरीज के तहत मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस देता हूं जिससे कि आप ये आइडिया लगा पाएं कि आपकी जो प्री की प्रिपरेशन है उसका स्तर अभी क्या है और कितने इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ये सीरीज हम लगभग 22 सितंबर से चला रहे हैं और ये सारे लेक्चर्स जो हैं वो आपको प्लेलिस्ट के में मिल जाएंगे, तो आप वहां जाकर के सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। सारे क्वेश्चंस आप एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। इन सभी की PDF है जो वो मेरे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित संस्कृतियों पर विचार करें। मालवा संस्कृति, जोरवे संस्कृति, कायथा संस्कृति या गणेश्वर संस्कृति। ठीक है, बताइए कि इनमें से कितनी संस्कृतियां ऐसी हैं जिनका हड़प्पा संस्कृति से जो कि अलग है। ठीक है, जो कि हड़प्पा संस्कृति से अलग है। बताइए, जोरवे, मालवा, कायथा और गणेश्वर। देखिए, अगर आप मालवा की बात करते हैं तो ये आपका नवदा टोली हो गया, नागदा हो गया, ये सारी जगह हैं, जो एरण हो गया। ठीक है, इन जगहों पर ये वाली संस्कृति देखने को मिलती है। इसका हड़प्पा से, जैसा कि यहाँ पूछ रहे हैं, हड़प्पा संस्कृति से जो कि अलग है, तो ये मालवा हो गया। और जोरवे भी है जो, वो भी अलग है ना। जोरवे संस्कृति है जो, ये भी अलग है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है जोरवे संस्कृति से, और इसलिए आपको पता होना चाहिए कि जोरवे संस्कृति है जो, ये आपका विदर्भ और जो कोंकण वाला रीजन है। ठीक है, विदर्भ और कोंकण वाला जो रीजन है वहां पर प्रचलित थी। और उसके बाद कायथा और गणेश्वर की अगर आप बात करेंगे तो कायथा है जो, ये हड़प्पा के समकालीन मिलेगा। और जो यहाँ के जो मृदभांड वगैरह हैं, जो मिट्टी के बर्तन वगैरह हैं, वहां से आपको कुछ कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी जिससे कि आपको ये लिंक मिल जाएगा कि हाँ, ये हड़प्पन टाइम के ही हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर गणेश्वर की बात करते हैं तो हाँ, गणेश्वर भी इन्हीं के समकालीन है, मतलब हड़प्पा के टाइम के ही समकालीन है। वहां पे जो छोटे छोटे जो पत्थर के बने हुए मूर्ति हैं या पत्थर के बने हुए जो आपके मृदभांड है, उसमें आपको यहाँ की संस्कृति का मेल खाती हुई चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो गणेश्वर और कायथा है जो, वो इसके साथ लिंक है, लेकिन जोरवे और जो मालवा है ये अलग है। और क्योंकि ये अलग है तो आंसर हो जाएंगे 2 सही 2 गलत, तो यानी कि बी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तोल्कापियम तमिल व्याकरण की एक पुस्तक है और मणिमेखलय एक तमिल काव्य है जो कि बौद्ध कवि कौन, सितलय सतनार, इनके द्वारा लिखा गया है। बताइए इनमें से कौन सा कथन सत्य है। केवल एक सही है, 2 सही है, दोनों सही है या दोनों गलत हैं? जल्दी बताइए। देखिए, अगर आप तोल्कापियम किसने लिखी है, तोल्कापियर के द्वारा लिखी गई है और ये तमिल व्याकरण की एक पुस्तक है, बिल्कुल सही है। ठीक, और अगर आप मणिमेखलई की बात करते हैं तो ये जो है वो तमिल काव्य है, ये बात बिल्कुल सही है। और किसने लिखा है, सतलेज सतनार ने लिखा है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो दोनों सही हो जाएंगे। लेकिन इसके अलावा एक और फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि किसके ऊपर लिखी गई है। कभी कभी ये क्वेश्चन भी बना लेते हैं। कोवलन एक व्यापारी थे और उस व्यापारी की जो प्रेमिका है उसका नाम है माधवी। ठीक है, माधवी की जो पुत्री है उसका नाम है मणिमेखलई। ये माधवी की पुत्री मणिमेखलई और राजकुमार, क्या नाम है उनका, उदयन। ठीक है, राजकुमार उदयन, राजकुमार उदयन के बीच के जो प्रेम संबंध थे उसके बारे में लिखा हुआ है ये। ठीक है, उसके बारे में लिखा हुआ है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। दोनों सही है, सी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चोल राज्य के से संबंधित कथनों पर विचार करें। चोल राज्य पेन्नार और वेलार नदी के बीच स्थित था। चोल की बात हो रही है, लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। विरत सर का एक प्रोग्राम चल रहा है हिस्ट्री इन मैप्स। ठीक है, उसमें वो जब हिस्ट्री पढ़ाते हैं तो उसमें आपको मैप के माध्यम से बताते हैं, तो उस प्रोग्राम का भी लाभ उठाएं। देखिए, चोल राज्य पेन्नार और वेलार नदी के बीच स्थित है। इसके अलावा इसकी राजधानी बता रहे हैं उरैयूर थी। और चोलों का उल्लेख है जो सबसे पहले मेगास्थनीस ने किया, इसे मोतियों का देश कहा। ठीक है, और इसे मोतियों का देश कहा। बताइए कितने स्टेटमेंट सही हैं? एक सही है, 2 सही है, या फिर तीनों सही है, या फिर तीनों गलत हैं? बताएं। देखिए, पहला स्टेटमेंट है जो, चोल राज्य पेन्नार और वेलार नदी के बीच स्थित था, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा, इसकी राजधानी उरैयूर थी, ये वाला पार्ट बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर इसकी राजधानी की बात करते हैं तो उरैयूर नहीं, इसकी राजधानी पुहार थी, पुहार। ठीक है, पुहार यानी कि किसकी बात कर रहे हैं, कावेरी पत्तनम की बात कर रहे हैं। किसकी, कावेरी पत्तनम। ठीक है, कावेरी पत्तनम की बात हो रही है। और
ये जो उरैयूर है ये क्यों फेमस था? ये एक व्यापारिक केंद्र था और कपड़े, सूती कपड़े के व्यापार के लिए काफी ज्यादा फेमस था। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, सूती कपड़े के व्यापार के लिए। दूसरा, चोलों का उल्लेख सबसे पहले मेगास्थनीज ने जो सबसे पहले जिसका उल्लेख किया है वो चोल नहीं, वो पांड्य राज्य है। और पांड्य राज्य के लिए ही उसने कहा था कि इसे मोतियों का देश, ठीक है, पांड्य राज्य को। तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। 3 में से 1 सही है, 2 गलत है, तो आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1336 में तुंगभद्रा नदी के किनारे किसने? हरिहर और बुक्का 2 भाई थे, इन्होंने संगम वंश की स्थापना की। आपके विजयनगर एम्पायर से क्वेश्चन आ गया। विजयनगर एम्पायर वन ऑफ द फेवरेट पोर्शन है किसका? यूपीएससी का। यूपीएससी वहां से तो पूछता ही पूछता है। ठीक है, तो अगर आप मेडवेल पढ़ें तो मेडवेल में ध्यान रखें कि विजयनगर एम्पायर को जरूर पढ़ के जाएं। ठीक है, वहां से क्वेश्चन, और वहां पर भी अगर आप और डिटेल में जाएंगे तो कृष्णदेव राय वाला जो टाइम पीरियड है वहां से क्वेश्चन पूछे जाने के ज्यादा चांसेस बनते भी हैं। ठीक है, देखिए 1336 में तुंगभद्रा नदी के किनारे हरिहर और बुक्का द्वारा संगम वंश की स्थापना की गई, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सिंचाई कार्य हेतु देवराय प्रथम ने हरिद्रा नदी और आपकी तुंगभद्रा नदी के पर क्या बनवाया था? इन्होंने बांध बनवाया था। ठीक है, हरिद्रा और तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया था। किसने? देवराय वन ने बनवाया था। ठीक है, बताइए कितने स्टेटमेंट इसमें सही है? कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला, दूसरा, दोनों, या फिर दोनों गलत हैं? बताइए। देखिए, दोनों ही स्टेटमेंट है जो वो यहां पर सही है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, फैक्ट है, सीधा सीधा याद रखना होगा आपको। 1336 तुंगभद्रा नदी के किनारे 2 भाई थे, हरिहर बुक्का, संगम वंश की इन्होंने स्थापना की। सिंचाई कार्यों के लिए देवराय प्रथम ने हरिद्रा और तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया। और अगला क्वेश्चन दिखाने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूं हमारे P2I बैच के बारे में। पहले भी मैं बता चुका हूं, P2I बैच में आपको प्री से लेकर के इंटरव्यू तक की सारी प्रिपरेशन कराई जाती है। इसके तहत फाउंडेशन तैयार कराया जाएगा, सक्सेस इन प्री, सक्सेस इन मेंस, ये अलग अलग प्रोग्राम है जो कि एक प्री पे फोकस करता है, एक मेंस पे फोकस करता है, और इसके अलावा इंटरव्यू की भी तैयारी यहाँ पर करवाई जाएगी। एक इंपॉर्टेंट फीचर और है कि अगर आप प्री में पास होते हैं तो फिर आपको आगे की प्रिपरेशन यहाँ रह के करनी होती है आवासीय कार्यक्रम के तहत। ठीक है, ये उसके लिए आपको अलग से कुछ पे करने की जरूरत नहीं है, वो इसका पार्ट है, इसी में इंक्लूड है। फीस के बारे में मैं आपको बता दूं और बैच की टाइमिंग बता दूं। 8 बजे से सुबह ये स्टार्ट होने वाला है 23 तारीख से। ध्यान दीजिएगा, 23 तारीख से ये बैच स्टार्ट होने वाला है। सिल्वर की जो फीस रखी गई है 18 महीने का कोर्स है और ये 24,000 इसके लिए आपको पे करना होगा। गोल्ड वाले में आपको 27,000 पे करना होगा, प्लेटिनम वाले में आपको 30,000 पे करना होगा। ठीक है, और ये फीस जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस फीस में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, ओम लाइव कोड याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन में, और क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ने से पहले प्लीज सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सेशन को प्लीज शेयर कर दीजिए। ठीक है, निम्नलिखित नदियों पर विचार करें। देखिए, भीमा, तुंगभद्रा और कपिली, बताइए इनमें से कितनी नदियां हैं जो कि गोदावरी की सहायक नदियां हैं? बताएं, गोदावरी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? देखिए, गोदावरी की सहायक नदियों की बात करें तो भीमा, तुंगभद्रा और कपिली में से कोई भी गोदावरी की सहायक नदियां नहीं है। ठीक है, भीमा और तुंगभद्रा किसकी है? जल्दी बताएं। भीमा और तुंगभद्रा कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। और जो कपिली है ये किसकी है? ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, सहायक नदियों पे फेवरेट नदी ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है, इनको पूरी तरीके से जहां जहां से जितनी मिल जाए याद कर लेना। ठीक है, यूपीएससी पता नहीं कहां से ढूंढ के कौन सी नदी पूछता है जो कभी आपने कहीं नॉर्मल बुक्स में पढ़ी भी नहीं होती, लेकिन हाँ यहाँ पर मुझे लगता है सोर्स आपको एनसीईआरटी रखना चाहिए, है ना। एनसीईआरटी में अलग अलग जगहों पर एनसीईआरटी, कभी रिवर्स वगैरह पढ़ें तो एनसीईआरटी से अगर मिल जाए कुछ रिवर्स या उनकी सहायक नदियां तो उनको याद जरूर कर लिए। ब्रह्मपुत्र की 2 बार ऐसा प्री में आप पिछले पेपर्स में देखेंगे तो ये ब्रह्मपुत्र से क्वेश्चन उन्होंने पूछा है अभी हाल ही के पिछले 5 सालों में, अगर आप देखेंगे। ठीक है, और वो सारी नदियां हैं जो वो स्टैंडर्ड बुक्स में कहीं नहीं, वो सब एनसीईआरटी में मिल जाएंगी आपको। ठीक है, चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? कोई सा भी नहीं, डी आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला देखें, निम्नलिखित झीलों पर विचार करें। झील, रेणुका झील है जो वो कहां पर है? उत्तराखंड में। लोकटक झील मणिपुर में, है ना। फिर से यूपीएससी की फेवरेट झील, यूपीएससी की फेवरेट झील लोकटक पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। लोकटक की विशेषताओं पर यहाँ पर ये क्वेश्चन है जो वो पूछा जा चुका है पहले भी। बताएं, लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में। और
काली वेली झील है जो वो कहाँ है? कर्नाटक में। जल्दी बताएं इनमें से कितनी है जो वो सही सुमेलित लेते हैं, 1 2 3 या फिर कोई भी नहीं। देखिए रेणुका झील है जो वो उत्तराखंड में नहीं है। रेणुका झील कहाँ पर है? ये आपकी हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, रेणुका झील है जो वो आपकी हिमाचल प्रदेश में है। इसके अलावा लोकटक मणिपुर, ये तो सही है ये, और काली वेली है जो ये कर्नाटक में नहीं है, ये आपका तमिलनाडु में है। ठीक है, तो एक सही है, बाकी दोनों गलत, ए आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तर भारत में मॉनसून ब्रेक मतलब मॉनसून का रुकना, मॉनसून ब्रेक कब माना जाता है? कह रहे हैं कि इसकी स्थिति तब मानी जाती है जब उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं जो वो कम हो जाएं, उनकी संख्या कम हो जाए, और जो आपका ITCZ है वो शिफ्ट हो जाए। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट कह रहे हैं कि पश्चिमी तट पर मॉनसून ब्रेक का कारण आर्द्र पवनों का तट के समानांतर प्रवाहित होना है। ठीक है, तट के समानांतर, ठीक है, पैरेलली तट के उनको प्रभावित होना। आपको मॉनसून के बारे में पता भी होना चाहिए कि कब से स्टार्ट हो जाता है। अगर अब देखिए कहा जाता है ना कि 6 मॉनसून है जो वो हम अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइम पीरियड होता है, लेकिन कहते क्या है कि 3 महीने के लिए मॉनसून आता है। हमारे यहाँ पर हर तरह की ऋतुएं होती हैं, सर्दी गर्मी, लेकिन ये सब स्टेटमेंट अलग अलग लोगों के लिए वैलिड है। क्यों वैलिड है? क्योंकि जो आदमी केरल में रह रहा है उसके लिए कैसे कह सकते हैं कि हर ऋतु उसको मिल रही है? उसको तो जून में आ जाएगी बारिश, क्योंकि आपका जून में यहाँ पर बारिश आएगी और फिर 1 दिसंबर में जाके वापस जाएगी, तो मतलब 6 महीने तो यहाँ बारिश हो रही है। तो इसका मतलब है कि इनको बारिश ज्यादा सामना करना। ये वाला जो स्टेटमेंट है जिसमें सर्दी गर्मी बरसात जो सारी ऋतुओं का मजा ले रहा है, वो स्टेट है महाराष्ट्र। ऊपर भी अगर आप देखेंगे नॉर्थ में भी, तो गर्मी का टाइम पीरियड वहां ज्यादा है, सर्दी का बहुत छोटा टाइम पीरियड है ना, बरसात का भी छोटा टाइम पीरियड है, लेकिन सबसे ज्यादा जो मजे ले रहा है वो ले रहा है आपका महाराष्ट्र इस मामले में। खैर, तो वही यहां पर बता रहे हैं कि दक्षिणी तट पश्चिमी तट की अगर आप बात करें, पश्चिमी तट की, तो मॉनसून ब्रेक का कारण आर्द्र पवनों के तट के समानांतर प्रवाहित होना। ठीक है, बताइए कौन से कथन सत्य हैं? तो देखिए पहला कथन है जो वो बिल्कुल सही है, जिसमें कि मॉनसून ब्रेक के लिए बता रहे हैं कब माना जाता है कि मॉनसून रुक गया, जब आपका ITCZ शिफ्ट हो जाएगा। ITCZ शिफ्ट होने का मतलब क्या हुआ कि सूरज है जो वो कहाँ आ गया? इक्वेटर को क्रॉस कर गया, ऊपर की तरफ चमक रहा है। ठीक है, तो जब ऊपर चमकेगा आपका उत्तरी गोलार्ध में, तो फिर उस वक्त क्या ITCZ है जो वो ऊपर शिफ्ट होता है। ठीक, तो ये वाला बिल्कुल सही है। दूसरा वाला जो पार्ट है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। किसके परिप्रेक्ष्य में? पश्चिमी तट के परिप्रेक्ष्य में। अगर आप वहां कहेंगे कि भाई वेस्टर्न घाट्स में यहां पर कब मॉनसून ब्रेक होता है, जब यहाँ पर ये जो आपकी ह्यूमिड विंड है, जो आपकी आर्द्र पवनें हैं, वो तट के समानांतर प्रवाहित होने लगती हैं। ठीक है, इधर तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर इसका सी हो जाएगा। आगे बढ़े। अगला देखें, निम्नलिखित जल धाराओं पर विचार करें। जल धाराएं मतलब गल्फ स्ट्रीम, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह और बेंगुएला जलधारा। ठीक है, उपर्युक्त में से कितनी गर्म जल धाराएं हैं? ठीक है, कौन सी हैं जो कि गर्म है? देखिए जल धाराएं ये आपको याद करनी होंगी। याद क्या करनी है, इसका कॉन्सेप्ट है। इसको तो सीधे सीधे है कि भाई ये आपका इक्वेटर है। अब जो जिनकी डायरेक्शन ऊपर से नीचे की ओर है, ठीक है, जिनकी डायरेक्शन ऊपर से नीचे की ओर, मतलब इधर क्या है? पोल्स है, और यहां पर सबसे ज्यादा गर्म रहता है क्योंकि ये क्या है? इक्वेटर है। तो जो आपकी पोल से इक्वेटर की ओर आ रही है वो कैसी होगी? वो आपकी कोल्ड होगी, ठंडी होगी, और जो इक्वेटर से ऊपर जा रही है वो आपकी वार्म होगी, गर्म होगी। ठीक है, सिंपल। तो बस आपको एक बार मैप में देखना है और पहचान लेना है कि किसकी डायरेक्शन किधर है, कौन सी लोकेशन किसकी कहाँ है। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम और आपकी जो नॉर्थ अटलांटिक प्रवाह, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट भी बोलते हैं इसको, ये दोनों कैसी हैं? ये दोनों हैं आपकी गर्म। ठीक है, गर्म है। और ये बेंगुएला करंट है, जो बेंगुएला करंट है ये ठंडी है। ठीक है, कोल्ड है। तो यहां पर 2 सही है, 1 गलत है, बी आंसर इसका हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान केवल उन व्यक्तियों की पहचान करता है जो कि 26 जनवरी 1950, है ना, केवल उन व्यक्तियों की पहचान करता है जो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक बने। दूसरा स्टेटमेंट है, संसद के अनुच्छेद 11 के तहत नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है। बताइए इनमें से कौन सा कथन है जो वो सत्य है? बताएं जल्दी। देखिए पहला स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो ये कह रहे हैं कि केवल उन व्यक्तियों की पहचान करता है जो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय भारतीय बने। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये।
ठीक है, क्यों सही स्टेटमेंट है? क्योंकि जो हमने नागरिकता, वहां पर जो नागरिकता कैसे जाती है, नागरिकता कैसे आती है, ये सारी चीजें कहाँ मेंशन्ड है? ये सारी चीजें जो है वो संविधान में मेंशन नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें आपका जो सिटीजनशिप एक्ट है उसके तहत मेंशन्ड है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहां पर संविधान के लिए कह रहे हैं। दूसरा, संसद के अनुच्छेद 11 के तहत आप नागरिकता से संबंधित जो कानून है वो आप बना सकते हो। ऐसा कहाँ लिखा है? 11 में लिखा हुआ है। ठीक है, तो दोनों सही है, सी आंसर हो गया। अगला बताइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। संपत्ति के अधिकार पर अंकुश लगाने वाले प्रथम संशोधन अधिनियम 1951, ठीक है, प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 की संवैधानिक वैधता पर शंकरी प्रसाद मामला, ठीक है, शंकरी प्रसाद का जो केस था उसमें चुनौती दी गई थी। किसको? प्रथम संविधान संशोधन को। ठीक है, किस आधार पर? संपत्ति के अधिकार पर। क्योंकि कौन सा मामला चल रहा है? ये सब लैंड रिफॉर्म वाला चल रहा है। ठीक है, भूमि अधिग्रहण वाला चल रहा है, जिसमें कि क्या हुआ था कि एक नियम है जिसके तहत आपको पता है कि डीपीएसपी में क्या चीज लिखी है कि सरकार को कोशिश करते रहना है संपत्ति को बराबर करना, मतलब हर चीज की बराबरी के लिए। तो यहां पर क्या है कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन था बहुत ज्यादा। तो सरकार ने क्या किया था कि भाई भूमि के अधिग्रहण की या भूमि सुधार जो है वो लेकर के आई थी। और भूमि जब सुधार लेकर के आई थी उसमें बहुत से लोगों की भूमि है जो वो जा रही थी, ऐसे लोगों की जो कि बहुत ज्यादा मात्रा में भूमि अपने पास रखते थे। ठीक है, तो उनकी भूमि है जो वो जा रही थी। तो उसके तहत अब क्योंकि आपको पता है कि क्या संपत्ति का अधिकार उस समय क्या था? फंडामेंटल राइट का पार्ट था, है ना, फंडामेंटल राइट का पार्ट। और फंडामेंटल राइट है जो वो क्या कहता है कि फंडामेंटल राइट के तहत जो भी चीज लिखी है, सरकार अगर वहां पर आपके साथ भेदभाव करती है, उसको हटाती है, कुछ भी उसके साथ करती है, तो आप डायरेक्ट कहां जाओगे? आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओगे, है ना। यही तो बात है कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाओगे अगर फंडामेंटल राइट। और ये तो फंडामेंटल राइट में लिखा है। आप हमारी भूमि कैसे ले सकते हो नियम बना के? आप कहोगे कि यार नियम तो बना रहे हैं किस आधार पर? डीपीएसपी के आधार पर। ठीक है, क्योंकि डीपीएसपी में भी तो लिखा है कि सरकार को बराबरी के लिए कोशिश करते रहना है। तो डीपीएसपी के हिसाब से आप बना रहे हो नियम, और डीपीएसपी के हिसाब से आप बना रहे हो नियम, और अधिकार हमें दिया है फंडामेंटल राइट ने। तो यहां पर क्या है? अपने आप में एक टकराव की चीज आ गई। अब टकराव जब हुआ तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया। तो मतलब ये एक तरह का क्या कानून था? ये फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी का एक टकराव था। ठीक है, तो शंकरी प्रसाद का मामला था जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। इसकी वैधता को चुनौती इन्होंने दे दी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरे स्टेटमेंट को देखें कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिया, क्या निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368 है जो, उसके तहत संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति में मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति शामिल है। ठीक है, ये आपके शंकरी प्रसाद के वाले में जब चैलेंज किया गया तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, दोनों ही सही है, सी आंसर इसका हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। समान नागरिक संहिता का प्रावधान न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है? बताइए। पहला स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो ये कह रहे हैं कि न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि ये कहां लिखा है? ये आपका आर्टिकल 44 में लिखा है, जो कि किसका पार्ट है? डीपीएसपी का पार्ट है। और डीपीएसपी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा, जो कि स्वर्ण सिंह कमेटी ने की सिफारिश के आधार पर क्या किया गया था? मौलिक कर्तव्यों को, आर्टिकल नंबर कौन सा है ये? 51A। ठीक है, आर्टिकल नंबर 51A में जोड़ा गया था। ये वाला स्टेटमेंट गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये जो चीज जोड़ी गई है ये 44 में नहीं, ये 42nd यानी कि 42वें संविधान संशोधन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत इसको जोड़ा गया था। ठीक है, तो फिर एक सही एक गलत, तो सॉरी कौन सा सही है? पहला वाला सही है, तो ए आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, बताइए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वायु की उपस्थिति में सल्फाइड अधिक ताप पर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। तो ये इस क्रिया को क्या कहते हैं? भंजन। दूसरा कह रहे हैं लोहे और इस्पात में जो जंग लग जाती है तो उसकी सुरक्षित रखने के लिए जस्ते की परत, जिंक की परत है जो उसे चढ़ा देते हैं, और इसको क्या कहते हैं? यशद लेपन। ठीक है, तो यशद लेपन कहते हैं। बताइए इनमें से कौन सा कथन सत्य है?
देखिए पहले स्टेटमेंट की अगर आप बात करेंगे तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसको क्या कह रहे हैं? रोस्टिंग, रोस्टिंग, ठीक है, रोस्टिंग। इसके तहत क्या हो रहा है कि वायु की उपस्थिति में सल्फाइड है जो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, इसको रोस्टिंग कहते हैं। और जो आपका जंग लग जाती है उससे बचने की गैल्वेनाइजेशन किया जाता है, जिसको कि यशद लेपन कहा जाता है। तो गैल्वेनाइजेशन, इसके लिए क्या करते हैं इस प्रोसेस में? जिंक की परत चढ़ा देते हैं, ठीक है। तो दोनों इस बातें यहां पर सही कही जा रही हैं, सी आंसर इसका हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय रेल द्वारा उपयोग में लिए जाने वाले बायो टॉयलेट्स जो होते हैं उसमें मानव अपशिष्ट का अपघटन फंगल इनाकुलम द्वारा किया जाता है, ठीक है। दूसरा देखिए, इस अपघटन के अंत्य उत्पाद, जो आखिरी जो चीजें बचती हैं पूरा जब ये खत्म हो जाता है उसके बाद, तो क्या क्या है? अमोनिया और जलवाष्प, ठीक है, जो कि फिर वायुमंडल में मुक्त हो जाते हैं, ठीक है। ये बोला जा रहा है इसमें। बताइए कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? देखिए पहले स्टेटमेंट की अगर आप बात करेंगे तो ये वाला हिस्सा देखिए आप, भारतीय रेल द्वारा उपयोग में किए जाने वाले बायो टॉयलेट्स में मानव अपशिष्ट का अपघटन है जो, वो तो किया जा रहा है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसको फंगल इनाकुलम नहीं, ये तो बैक्टीरिया से होता है, ठीक है, बैक्टीरियल से, वो भी एनारोबिक बैक्टीरिया से, है ना, एनारोबिक बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया याद रखिएगा कि ये बैक्टीरिया से हो रहा है, ना कि फंगल से। दूसरा यहाँ पर है कि इसके जो लास्ट के जो प्रोडक्ट बचते हैं वो क्या है? अमोनिया और जलवाष्प। ये वाला पार्ट भी गलत है। क्या क्या बच रहा है? एक तो देखो जल बचता है, दूसरा आपका मीथेन, मीथेन, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये चीजें हैं जो ये बच रही हैं, ये याद रखिएगा, पूछ लेगा, ठीक है। तो ये दूसरा वाला भी गलत है, पहला वाला भी गलत है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा, दोनों गलत, ठीक है। अगला बताएं। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार रबी फसल है जो, रबी फसल अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि एमएसपी डिक्लेयर किया गया, ये अभी कल की न्यूज है, ठीक है। कल ही हमने इसको पेड बैच में पढ़ा था, डिस्कस किया था। आपको पता है कि रबी फसल है जो, उसके लिए क्या है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी है जो, उसको घोषित किया गया है। और ये अगर अभी की इस करंट गवर्नमेंट की बात कहेंगे तो इसे कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा जो बढ़ोतरी मिली है एमएसपी में वो इसी बार मिली है। गेहूं के लिए अगर आप कहेंगे तो कितना? 150 रुपए है जो वो बढ़ाया गया है, ठीक है। गेहूं के लिए कितना? 150 रुपए बढ़ा दिया गया है। रबी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य है जो वो घोषित किया गया है। यहां पर गेहूं लिख दीजिएगा, ठीक है, गेहूं, क्योंकि ये स्टेटमेंट में गेहूं मिस हो गया है, ठीक है। गेहूं के लिए क्या हुआ है कि 150 रुपए बढ़ा दिया गया है, तो ये चीज याद रखनी है। दूसरा देखिए, गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों, कुसुम, ये सब क्या है? रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए ना, रबी फसल कब की? सर्दी की क्रॉप है। सर्दी की कब बोई जाती है? आपका अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में इसको काट लिया जाता है, ठीक है। अक्टूबर में बोया जाता है और अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। अगर आप पहले का एमएसपी देखेंगे 2023-24 वाला, तो क्या है? 2125, ठीक है। और अभी जो बढ़ा दिया गया है वो कितना है? 2275, ठीक है। गेहूं का बता रहा हूं मैं, गेहूं का जो है वो, और काफी ज्यादा सभी में बढ़ाया गया। तो ये 6 जो फसलें यहाँ पर सामने आपको दिख रही हैं वो क्या है कि सारी रबी क्रॉप्स हैं। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, सी आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अच्छा इसको करता कौन है? कौन रिकमेंड करता है? सीएसीपी, याद रखिएगा, है ना, सीएसीपी है जो वो रिकमेंड करता है, ठीक है। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, सीएसीपी है जो, उसकी रिकमेंडेशन के आधार पर यह घोषणा की जाती है, ठीक, ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, और प्लीज एक बार अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए सेशन को, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ प्लीज शेयर कीजिए। देखिए, निम्नलिखित बंदरगाहों पर विचार करना है आपको। मुंद्रा बंदरगाह, कांडला बंदरगाह और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, ठीक है। कल एक आर्टिकल आया था जिसमें कि क्या लिखा हुआ था कि आपका ये जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप आर्थिक गलियारा, ठीक है, ये अभी रिसेंटली कब साइन हुआ है? G20 की बैठक के दौरान, है ना। क्या बना है? इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए, संरचनात्मक विकास के लिए, क्या इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप आर्थिक गलियारा है जो, उसके तहत कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। इस कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 2
गलियारे हैं जो इसके तहत बनाए जा रहे हैं। ठीक है, दो गलियारे में एक आपका पूर्वी गलियारा है जो कि भारत के साथ किसको, गल्फ को कनेक्ट करेगा, अरब को। ठीक है, और दूसरा है जो उत्तरी गलियारा, वो यूरोप के साथ अरब को कनेक्ट करेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब यहां से क्वेश्चन है जो इसमें बंदरगाहों पर पूछा जा सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, भारत के बंदरगाह। तो भारत के कौन कौन से बंदरगाह है, मुंद्रा बंदरगाह, कांडला बंदरगाह और नवाशरा जिसका नाम है आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट बंदरगाह। ठीक है, तीनों ही भारत के बंदरगाह हैं जो इसके तहत शामिल हैं। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि इसकी जो कनेक्टिविटी है वो कहां, किन किन जगहों पर है और यूरोप में किस जगह तक एंड में खत्म होता है। ठीक है, चलिए, तो इसके तहत तीनों सही है, तो सी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। और अगर आप ये पीडीएफ चाह रहे हैं तो यहाँ को, ये क्यूआर कोड है मेरे टेलीग्राम चैनल का है, और क्यूआर कोड को स्कैन करके आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे पहुंच सकते हो, वहां से पेपर डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा ओम द्विवेदी स्टडी IQ ये भी सर्च करेंगे तो भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा और फिर वहां से आप पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।